हमारे गांव में एक औरत थी। अजीब बात ये थी कि जिस किसी को वह औरत नहलाती, उस मृत व्यक्ति के परिवार की हालत अचानक बदल जाती। वे लोग कुछ ही दिनों में अमीर बन जाते। ये बात पूरे गांव में चर्चा होती, लेकिन किसी को असली कारण समझ में नहीं आता था। मुझे भी यह सब बहुत अजीब लगता था। एक दिन मेरी दादी का देहांत हुआ। जब दादी को नहलाने की बारी आई तो वही औरत आई। मुझे बहुत जिज्ञासा थी कि आखिर वह ऐसा क्या करती है जिससे ऐसा चमत्कार होता है। मैंने चुपचाप उस कमरे में एक छिपा हुआ कैमरा लगा दिया, जहां मृत व्यक्ति को नहलाया जाता था। जब सब कुछ खत्म हो गया और मैंने बाद में वीडियो देखा, तो जो नज़ारा सामने आया, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम गीता है। मैं एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। हमारा मूल गांव बिंजा था, लेकिन पिताजी की नौकरी के कारण हम शहर में रहते थे। गांव में केवल मेरी दादी और चाचा चाची रहते थे। एक दिन अचानक पिताजी की बुआ की मौत की खबर आई। हम सबको गांव जाना पड़ा क्योंकि अंतिम संस्कार वहीं होना था। वैसे तो हम गांव बहुत कम जाते थे, पर इस बार यह सोचकर थोड़ी राहत थी कि कम से कम दादी से मुलाकात हो जाएगी। थोड़ी देर बाद हम गांव पहुंचे। माँ ने मुझे जबरदस्ती उस स्थान पर ले गईं। पिताजी की बुआ का दाह संस्कार गांव में ही होना था। जब हम वहां पहुंचे तो शोक सभा चल रही थी। सारे रिश्तेदार जमा थे, लेकिन सब किसी का इंतजार कर रहे थे। मैंने देखा कि माहौल गंभीर था, पर सबकी नज़र एक ही दिशा में थी। मैंने अपनी चचेरी बहन से पूछा, सब किसका इंतजार कर रहे हैं? वह बोली, अरे दीदी, शीलाबाई का। मैंने हैरानी से पूछा, शीलाबाई कौन है? वह फुसफुसाते हुए बोली, दीदी, हमारे गांव की वही औरत जो मरे हुए लोगों को नहलाती है। कहते हैं, जिस भी व्यक्ति को वह नहलाती है, उसके घरवाले अगले ही दिन अमीर हो जाते हैं। अब देखना, मेरी बहन बोली, इस बाई के घरवाले कल तक कैसे अमीर बन जाते हैं? मैंने हंसते हुए कहा, अरे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसी अजीब बातों पर यकीन नहीं करती। इस पर मेरी बहन बोली, हंस मत दीदी, तू देखती जा, तू जितने दिन यहाँ है, तुझे खुद अनुभव होगा। इतने में अचानक शीलाबाई आ गई। किसी ने पुकारा, शीलाबाई आई रे। लोग तुरंत रास्ते से हट गए। मैंने देखा, करीब 50-55 साल की एक सख्त मगर शांत दिखने वाली औरत थी। चेहरे पर न कोई भाव, न कोई डर। शीलाबाई ने मृत व्यक्ति को नहलाने से पहले सबको कमरे से बाहर कर दिया। कुछ देर बाद वह बाहर आई, चेहरे पर वही ठंडी शांति। बाद में जब हम घर लौटे तो मैंने दादी से पूछा, दादी, ये शीलाबाई के बारे में सब ऐसा क्यों कहते हैं? दादी बोली, बेटा, अब तक तो ऐसा ही होता आया है। जिसे वह नहलाती है, उसके घरवाले अगले ही दिन अमीर बन जाते हैं। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। गांव का माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे फोटोग्राफी का शौक था, तो मैं अपनी चचेरी बहन के साथ खेतों में जाकर फोटो खींचा करती। कुछ दिनों बाद माँ पापा हमें गांव में छोड़कर शहर लौट गए। अगले दिन सुबह सुबह मैं अपनी बहन के साथ खेत की तरफ घूमने निकली। धूप नर्म थी, हवा में मिट्टी की महक थी। तभी मैंने देखा, सामने से वही शीलाबाई आ रही थी, जिसने कल ही मृत शरीर को नहलाया था। मैंने अपनी बहन से हैरानी से पूछा, ये सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? मेरी बहन ने धीरे से कहा, वो कहाँ जाती है और क्या करती है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात सब जानते हैं, अगर गांव में कोई मरने वाला होता है, तो सबसे पहले खबर शीलाबाई को ही मिलती है। अब लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। मेरी बहन की बात के मुताबिक मेरे पिताजी के मृत बुआ के घर वाले अचानक अमीर हो गए थे। ये सब एक ही रात में हुआ था। किसी को समझ नहीं आया कि उनके पास इतना पैसा अचानक आया कहाँ से। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि पैसे ऐसे तो किसी के पास अचानक नहीं आ सकते। जरूर इसके पीछे कोई राज था। पर जब भी कोई उनसे पूछता कि इतना धन कहाँ से आया, तो वे बस इतना कहते, अगर हमने ये बात बता दी तो ये संपत्ति हमसे छिन जाएगी। दूसरी ओर शीलाबाई पिछले कई दिनों से गांव में दिखाई ही नहीं दी थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई है, लेकिन गांव के लोगों में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। एक दिन मैं खेतों में फोटो खींच रही थी। तभी मैंने देखा, एक औरत अपना चेहरा ढांककर गांव की ओर जा रही थी। मैंने गौर से देखा तो वो और कोई नहीं, शीलाबाई ही थी। मेरे साथ मेरी बहन भी थी। उसने मुझे देखते ही कहा, दीदी, आज गांव में जरूर कोई मरेगा। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुझे कैसे पता? वह बोली, शीलाबाई को पहले से ही सब पता होता है, गांव में कौन मरने वाला है।
वो किसी को बताए बिना चुपचाप निकल जाती है और फिर कुछ घंटों बाद वही व्यक्ति मर जाता है। फिर वही उसे नहलाने आती है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को पहले से कैसे पता चल सकता है कि कौन मरेगा? लेकिन इस बार मेरी बहन की बात सच निकली। गांव से खबर आई कि जो कांताबाई पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, उनका निधन हो गया है। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और अब मुझे मानो किसी अज्ञात शक्ति का एहसास होने लगा था। मुझे हैरान देखकर दादी बोली, बेटा, वो शीलाबाई बहुत ईमानदार औरत है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। जो कुछ भी होता है वो शायद उसके बस में ही नहीं है। दादी ने कहा, उसे सच्चे स्वप्न आते हैं, उस पर शक करने की गलती मत करना, गीता। मैंने मन ही मन सोचा, दादी और गांव वाले कितने भोले हैं, कोई भी बात हो तुरंत विश्वास कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद मैं सबके साथ कांताबाई के अंतिम संस्कार में गई। कांताबाई की बेटियां, जो शादी के बाद शहर में रहती थीं, भी वहां पहुंची। उन्होंने जिद की, हम ही अपनी मां को अंतिम स्नान देंगे। ये सुनकर शीलाबाई के चेहरे पर डर साफ झलक गया। गांव की औरतें कांताबाई की बेटियों को समझाने लगी, हमारे गांव में तो हमेशा से शीलाबाई ही मृत व्यक्ति को नहलाती है। जिस घर को वह स्नान कराती है वह घर अमीर हो जाता है। बहुत मनाने के बाद कांताबाई की बेटियां मान गईं और शीलाबाई को उनकी मां को नहलाने की इजाजत दी। जैसा कि हमेशा होता था, शीलाबाई ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ी सोचती रही, आखिर ऐसा क्या करती है वो अंदर? क्या कोई रहस्य है जो हर बार उस मृतक के घरवालों को अमीर बना देता है? ये सवाल मेरे मन में बार बार घूमने लगा। अब मेरी गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं और मुझे जल्द ही शहर लौटना था। इससे पहले कि मैं वापस जाऊं, मुझे शीलाबाई का राज जानना ही था। शीलाबाई फिर से एक बार गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ जाती है और कहाँ से आती है। वह गांव की मूल निवासी भी नहीं थी, फिर भी सालों से वहीं रह रही थी। गांव के बुजुर्ग और समझदार लोग उसे एक ईमानदार औरत मानते थे, ऐसी औरत जो 1 रुपया तक लिए बिना मृत व्यक्ति को स्नान कराती थी। सबका कहना था कि जिसके घर में शीलाबाई जाती है, वहां के लोग अमीर बन जाते हैं। मुझे अब भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मेरे मन में सवाल खड़े कर दिए। कांताबाई के अंतिम संस्कार के 1 हफ्ते के भीतर ही उनके घरवालों को 2 लाख रुपए का चेक मिला। कुछ ही दिनों में उनके घर की हालत पूरी तरह बदल गई थी। नया फर्नीचर, पक्का घर और चारों ओर खुशहाली। गांव वाले कहते, ये सब शीलाबाई की कृपा है। एक दिन अचानक दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं और चाचा उन्हें गांव के बाहर वाले अस्पताल ले गए। वहीं मेरी नज़र एक लैब के पास खड़ी शीलाबाई पर पड़ी। वो किसी आदमी से धीरे धीरे बात कर रही थी। मुझे बहुत हैरानी हुई, वो यहाँ क्या कर रही है? लेकिन उस वक्त मेरे पास सोचने का समय नहीं था। हमें दादी को तुरंत अंदर ले जाना था। दादी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें 4-5 दिन के लिए भर्ती कर लिया। जब दादी की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी, तो मेरे मन में फिर से शीलाबाई का ख्याल आया। मैं उसे अस्पताल में यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। दादी को अब जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। शाम को चाचा ने मुझसे कहा, गीता, तुम काकू के साथ घर चली जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। मैं और काकू घर जाने के लिए बाहर निकले ही थे कि तभी मेरी नज़र फिर शीलाबाई पर पड़ी। मैंने सोचा, शायद वो किसी मरीज को देखने आई होगी, लेकिन अगले दिन जब मैंने उसे फिर से अस्पताल में देखा तो मैं चौंक गई। मुझे लगा, क्या इसका भी कोई रिश्तेदार यहाँ भर्ती है? जिज्ञासावश मैंने एक नर्स से पूछा, ये औरत रोज यहाँ आती है क्या? नर्स मुस्कुराई और बोली, अरे नहीं, ये तो यहीं काम करती है। यह मोर्चरी की देखरेख करती है। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। गांव में किसी को भी इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि शीलाबाई अस्पताल में काम करती है। उसी शाम मैंने उसे एक नर्स से धीरे धीरे बात करते सुना। वह कह रही थी, मुझे अब गांव जाना है, वहां किसी की अंतिम स्नान की व्यवस्था करनी है। तभी मेरे मन में सारा रहस्य साफ हो गया। असल में शीलाबाई को मौत की खबर सबसे पहले अस्पताल से ही मिलती थी। वो वहां के रिकॉर्ड और वार्ड से जान जाती कि कौन बीमार है, कौन मरने वाला है। और जब वह गांव पहुंचती, तब तक खबर वहां के लोगों तक नहीं पहुंचती थी। इसलिए गांव वाले ये समझते कि शीलाबाई आई है, यानी आज गांव में किसी की मौत होने वाली है। मैंने सोचा, अस्पताल में काम करना कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल घूमता रहा, वो जिन मृत लोगों को नहलाती है, उनके घर वाले अचानक अमीर कैसे बन जाते हैं। ये बात अब भी मेरी समझ से बाहर थी। एक चीज का तो मुझे पूरा यकीन था, शीलाबाई के बिना किसी को भी मृत व्यक्ति को नहलाने की अनुमति नहीं होती थी। 3 दिन बाद दादी को डिस्चार्ज मिल गया। उन 3 दिनों में मैंने शीलाबाई पर कड़ी नजर रखी थी। उसकी हर हरकत पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वो अपने काम में पूरी तरह सामान्य दिख रही थी। अगले ही दिन पास के गांव में मेरी चाची की मामी का निधन हो गया। मैं भी चाची के साथ उनके अंतिम संस्कार में गई। मुझे पूरा भरोसा था कि वहां भी शीलाबाई जरूर होगी, लेकिन जब मृत शरीर को नहलाने का समय आया तो सब हैरान रह गए। नहलाने वाली औरत का कोई पता ही नहीं था। मैंने चाची से पूछा, शीलाबाई यहाँ क्यों नहीं आई? चाची ने धीरे से कहा, वो हर किसी को नहीं नहलाती। वो सिर्फ अपनी पसंद के लोगों को ही स्नान कराती है, खासकर जो लंबे समय से बीमार रहे हों। ये सुनकर मैं सन्न रह गई, क्योंकि मेरी चाची की मामी कभी बीमार नहीं थी। अब ये रहस्य और भी गहराता जा रहा था। क्या शीलाबाई सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनती थी जिनकी मौत बीमारी से होती थी, या फिर उसके पास कोई और राज छिपा था? उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। बाकी औरतों ने ही उसे नहलाया और फिर जब अंतिम संस्कार खत्म हुआ तो हम सब घर लौट आए। मेरे माँ पापा भी हमें लेने गांव आए थे। मुझे शीलाबाई का रहस्य जानने की बहुत इच्छा थी, पर गर्मी की छुट्टियां खत्म हो रही थीं, इसलिए मजबूरीवश मुझे माता पिता के साथ शहर लौटना पड़ा। शहर जाकर मैं कॉलेज और पढ़ाई में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे शीलाबाई का किस्सा मेरे दिमाग से निकल गया। जिंदगी फिर से सामान्य हो गई थी। मुझे लगा था कि अब गांव जाने का मौका शायद ही मिले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी दादी फिर से बीमार पड़ी और इस बार उनकी मृत्यु हो गई। हम सब फिर से गांव पहुंचे अंतिम संस्कार के लिए। अब मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। ये घर हमारा था और जिस कमरे में मृत व्यक्ति को नहलाया जाता था वहां मेरी पहुंच थी। मैंने चुपचाप उस कमरे में छोटे छोटे कैमरे लगा दिए। थोड़ी देर बाद किसी ने आवाज लगाई, शीलाबाई आ जाओ, नहलाने की तैयारी हो गई है। हमेशा की तरह शीलाबाई आई, सबको मृत शरीर से दूर हटने को कहा और फिर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आधे घंटे में शीलाबाई ने दादी को नहलाया, फिर अंतिम संस्कार की सारी विधियां पूरी हो गईं। शाम को जब हम घर लौटे तो मेरा मन बहुत बेचैन था। धीरे धीरे मैं उस कमरे में गई और छिपा हुआ कैमरा निकाल लाया। मुझे डर तो लग रहा था, आखिर किसी मृत व्यक्ति का वीडियो बनाना, वह भी अपनी दादी का, कोई सही बात नहीं थी। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। मुझे सच्चाई जाननी ही थी कि आखिर ऐसा क्या है जो शीलाबाई जिस भी व्यक्ति को नहलाती है उसके घरवाले अमीर बन जाते हैं। रात को मैं और मेरी बहन साथ बैठकर वीडियो देखने लगे। वीडियो में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। शीलाबाई ने वैसे ही नहलाया जैसे हर किसी को नहलाया जाता है, परंतु कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जो 3-4 बार वीडियो देखने के बाद भी मेरी नज़रों से छूट जा रहा था। मैंने चौथी बार ध्यान से वीडियो चलाया और तभी कुछ अजीब मेरे ध्यानात आया। मैंने अपनी चचेरी बहन से पूछा, दादी बीमार थी न? वो बोली, हाँ, थोड़ा सा छाती में दर्द था, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया था। 3-4 दिन वहां रहीं, पर हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उनका निधन हो गया। मैंने घबराकर पूछा, क्या दादी का कोई ऑपरेशन हुआ था? वो हैरानी से बोली, नहीं, वहां कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। क्यों, क्या हुआ? मैंने कैमरा उसके सामने करके कहा, ये देखो, दादी के शरीर पर ऑपरेशन के निशान हैं, जैसे किसी सर्जरी के बाद टांके लगाए जाते हैं, और ये निशान ताज़ा लग रहे हैं। घर में सबसे पूछने पर भी सब यही कहते रहे कि दादी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। अब मेरे मन में शीलाबाई पर शक उठने लगा। मैंने वीडियो ध्यान से देखा तो वो हिस्से जहां टांके थे, शीलाबाई वहां पर पानी डालते हुए साफ दिख रही थी। अगर वह निर्दोष होती तो कम से कम सबको बता देती कि दादी के शरीर पर टांके हैं, पर वह चुप बैठी रही। मैंने शीलाबाई को बुलाकर वो वीडियो दिखाई और पूछा कि दादी के शरीर पर ये टांके कैसे आए। वीडियो देखकर वह डर गई और बोली, मुझे कुछ भी पता नहीं, ये कैसे हुए मैं नहीं जानती। जब मैंने जोरदार ढंग से पूछा तो उसने कहा कि उसे कुछ भी मालूम नहीं और यह सब डॉक्टर वर्मा को पता होगा। दादी उनकी पेशेंट थीं। अब मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि दादी वास्तव में डॉक्टर वर्मा की पेशेंट थीं। मैंने शीलाबाई से कहा, तुम मुझे अस्पताल में ले चलो, मैं तुम्हारी भांजी हूँ, तुम वहाँ ये कहो और कुछ दिनों के लिए तुम्हारी जगह मुझे काम पर रख दो।
अगली ही सुबह मैं शीलाबाई के साथ अस्पताल गई और उसने मेरी बात वैसे ही कही। उसके बाद मुझे अस्थायी रूप से शीलाबाई की जगह काम पर रख दिया गया। वो चली गई थी। अब मुझे ये जानना था कि इस हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा है। पापा ने मुझे इस काम के लिए बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी थी। मुझे जो भी करना था वो 1 हफ्ते के अंदर ही करना था, क्योंकि उसके बाद हमें शहर लौट जाना था। पहले 2 दिन तो ठीक ठाक बीते। हॉस्पिटल में कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। आसपास के 5 गांवों के लोग यहीं इलाज करवाने आते थे। ये हॉस्पिटल खुले हुए अब 5 साल हो चुके थे। 3-4 दिन बाद डॉक्टर वर्मा वार्ड का राउंड लेने आए। उनका चेहरा देखकर मैं एकदम चौंक गई। ऐसा लगा कि मैंने उन्हें कहीं पहले देखा है, पर याद नहीं आ रहा था कहाँ। डॉक्टर ने एक नर्स से कहा, शीलाबाई को बुलाओ, उसे जरूरी काम है। मैंने तुरंत शीलाबाई को फोन किया और उसे डॉक्टर की रूम में भेज दिया। फिर मैं धीरे धीरे दीवार की आड़ में छिपकर खड़ी हो गई ताकि देख सकूं कि अंदर क्या हो रहा है। उनकी बातें सुनकर मैं ध्यान से सुनने लगी। डॉक्टर वर्मा शीलाबाई से कह रहे थे, पेशेंट मर गया है, मैं उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा हूँ। तू अभी गांव जाकर मरे हुए व्यक्ति को नहलाने की तैयारी कर। और ध्यान रहे, ये बात किसी को भी मत बताना। तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा। और हाँ, पिछले हफ्ते जिस औरत की मौत हुई थी उसके घरवालों को भी पैसे देने हैं। ये पैसे ले जा और आगे पहुंचा दे। अब जा, देर मत कर। ये सुनकर मेरा मन घबराने लगा। अब मुझे साफ समझ आ गया था कि डॉक्टर वर्मा और शीलाबाई के बीच कुछ न कुछ गुप्त रिश्ता है। मैंने तुरंत अपने मोबाइल पर डॉक्टर वर्मा के बारे में सर्च किया और जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि 7 साल पहले डॉक्टर वर्मा को कानून का उल्लंघन करने के अपराध में सजा हुई थी और उनका डॉक्टर वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। और अब वही डॉक्टर इस गांव के सुनसान इलाके में फिर से अपना काला धंधा चला रहा था। वह मर चुके मरीजों के शरीर के बॉडी पार्ट्स निकालकर उन्हें काले बाजार में बेच देता था। वो उन अंगों को बहुत महंगे दामों पर बेचता था और इसी वजह से वह मृत व्यक्तियों को नहलाने का काम शीलाबाई से करवाता था ताकि शरीर पर लगे टांके किसी को दिखाई न दें। शीलाबाई भी पैसों के लालच में ये काम करने लगी थी। मरे हुए मरीजों के बॉडी पार्ट्स बेचकर जितने पैसे मिलते उसमें से कुछ हिस्सा मृतक के घरवालों तक पहुंचाया जाता था ताकि किसी को कोई शक न हो। असल में अस्पताल में भर्ती करते समय उनसे एक कागज पर साइन करवाए जाते थे जिसमें लिखा होता था, हम अपनी मर्जी और स्वेच्छा से अपने मरीज का ऑपरेशन करवाने तथा उसके शरीर के बॉडी पार्ट्स निकालने की अनुमति देते हैं। गांव के भोले भाले और अनपढ़ लोग उस कागज को पढ़ ही नहीं पाते थे और बिना कुछ समझे सही कर देते थे। इस तरह डॉक्टर बेताल अपनी कानूनी सुरक्षा बनाए रखता था, क्योंकि कागज पर तो परिजनों की सहमति दर्ज होती थी, इसलिए ये काम कानूनी दिखता था, जबकि हकीकत में यह एक भयानक गैरकानूनी व्यापार था। मृत व्यक्तियों के बॉडी पार्ट्स बेचकर वह उन्हें बड़ी बड़ी सिटी हॉस्पिटलों तक महंगे दामों में पहुंचाता था। मैंने डॉक्टर वर्मा और शीलाबाई की सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। अब मेरे पास उनके काले सच का सबूत था। उन्हें उनके कुकर्मों की सजा मिलने वाली थी। मैंने पुलिस को फोन करके बुला लिया था। अस्पताल के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और वो अस्पताल सील कर दिया गया। ये घिनौना काम पिछले 3 सालों से बड़े पैमाने पर चल रहा था। जब गांव वालों को इस अस्पताल और डॉक्टर के बारे में सच्चाई पता चली तो वे हैरान और दुखी हो गए। सबने मेरा दिल से धन्यवाद किया, क्योंकि मैंने उस रहस्य का पर्दाफाश किया था कि मृत व्यक्ति के घर वाले अमीर कैसे बनते थे। असल में ये सब शरीर के अंगों की तस्करी का खेल था और मैंने इस भयानक कारोबार को बंद करवाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करें ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।